Hello guys, I am Samar Suhani and welcome to Fruitful Classes. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 NCERT का चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स विच इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल। तो हम सब ने फुटबॉल खेला है, जानते हैं, सुना है, मैच देखा है, तो बहुत से रूल्स हमें पता है फुटबॉल के। तो अब फुटबॉल में रूल नहीं होगा तो खेलने में भी मज़ा नहीं आएगा और देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। और सिर्फ मज़े के लिए ही नहीं, रूल्स होंगे तभी वो गेम कहलाएगा, वरना वो आप कुछ भी कर दोगे तो थोड़ा। वैसे तो जैसे फुटबॉल में क्या सबसे मेन रूल ये है कि आप उस जो फुटबॉल है उसको हैंड से टच नहीं कर सकते। अब अगर ज़रा एक बार इमेजिन करो कि सब लोग जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने हाथ में पकड़ के फुटबॉल को पास करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? वो फुटबॉल रहेगा नहीं। हम लोग ऐसे खेलेंगे तो हम लोग बोलेंगे वी आर प्लेइंग हैंडबॉल नॉट फुटबॉल। ओके, सो हर गेम में रूल होता है, हर चीज़ में रूल होता है मतलब। तो अब हम में से कई ने सोचा है और कईयों ने नहीं सोचा है, तो अब सोच लेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और किसने लिखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर सीख करने वाले हम लोग इस चैप्टर में। सो अब जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं है। हाँ, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है ये पढ़ेंगे हम। तो देखो, अब आजकल जो आज का समय है इसमें सारी कंट्रीज़ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि जिस कंट्री के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो डेमोक्रेटिक होगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे पर्पसेस सर्व करता है, ठीक है। तो अब इतना कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is a book in which all the rules and regulation and our rights are written, and our Indian Constitution is written by Dr. Bhimrao Ambedkar। मीन्स उनकी टीम, एंड इसीलिए उनकी टीम के साथ उन्होंने लिखा, एंड हम उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो अब देखो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले तो ये बताता है कि हमारी कंट्री जो है वो किस टाइप का मतलब किस टाइप की कंट्री है, उसका फंडामेंटल नेचर क्या है। और हमें ये बहुत सारे पर्पसेस में सर्व करती है कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे रूल्स हैं इसमें ताकि हमारे कंट्री के लोग कुछ गलत ना करें। सर जैसे फुटबॉल में रूल था ना, वैसे ही इंडिया में भी रूल होगा, हर कंट्री में रूल होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि जो नेपाल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अब कैसे इस्टेब्लिश हुआ वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि पहले क्या था 1990 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं था, वो मोनार्की थी उस समय, इसलिए किंग ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपने हिसाब से। उसको जो चाहिए था अपनी कंट्री में, जो रूल्स चाहिए थे, जो रेगुलेशंस चाहिए थे, सब कुछ उसने उसमें लिख दिया। अब उसमें ये लिखा था कि जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे डिसीजंस कौन लेगा? किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे। बट जो आम जनता थी, जो पब्लिक थी वहाँ की, उन लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि अब सबको चाहिए ना कि उनके हिसाब से काम हो। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट करना, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, मोनार्की हटाओ, अब तुम हटो, बहुत तुमने अपने हम पे जुल्म ढा लिए भैया, अब हट जाओ। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तो इस वजह से 2006 में जो था मतलब 2008 में किंग को हटा दिया गया, बट 2006 में ही स्टार्ट हो गया था डेमोक्रेसी के लिए फाइट करना। अब डेमोक्रेसी तो आ गई, अब क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दें क्या? क्यों करना है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज? था तो पहले से, 10 बार क्यों करना? हम इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे क्योंकि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके हिसाब से था? किंग के हिसाब से था ना। अब किंग ने तो सब कुछ अपने हिसाब से लिखा है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो सिर्फ मोनार्की में ही चल सकती हैं, ठीक है। अब
इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने ऐसा रूल लिखा, ऐसे रेगुलेशन, ऐसे राइट्स लिखे हैं जो पूरी कंट्री को अच्छे लगे, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल पे चले जाओ, वो फुटबॉल वाले एग्जाम्पल पे जाओ, उसमें क्या हो, अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो हैं उसमें चेंज आएगा तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा ना। तो अब एक मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, तो अब हर कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो है वो सब चेंज करने पड़ जाएंगे इन लोगों को। इसीलिए नेपाल ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसे 2015 में अडॉप्ट किया, ठीक है। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट पर्पस है इसके लिए, ताकि हम लोग डिफाइन कर सके कि वहाँ की पॉलिटी कैसी है। अब रूल्स और रेगुलेशंस जैसे रहेंगे वैसे ही हम लोग डिफाइन करेंगे ना कि वो मोनार्की है या फिर डेमोक्रेसी। इसलिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर डाला, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी है उसमें हम अपने लीडर्स तो खुद चुनते हैं ना। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने पावर्स का तो हम कुछ कर सकते कि नहीं। जैसे कि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो एक लीडर है, उसको पावर दे दी। अब वो क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती किसी पे कोई इल्ज़ाम डाल दे रहा है, किसी को कुछ ऐसे गलत कर दे रहा है किसी के साथ, है ना। तो अब इस सिचुएशन को हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। ये एक स्टोरी है स्कूल की, एंड आई थिंक ज़्यादातर स्कूलों में होता है ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट। सुरेश जो है वो एक क्लास मॉनिटर है ना, और वो बहुत बुली है। वो उसका कोई भी क्लासमेट उससे बहुत ज़्यादा फॉन्ड नहीं है, बट वो एक मॉनिटर है ना। तो जो मिसेस राव थी, उन्हें, वो क्लास टीचर थी, तो उन लोगों को वो जो थी उनको लीव करना पड़ गया क्लासरूम, ठीक है। तो जब उन्होंने लीव किया तो उन्होंने बोला सुरेश को कि तुम ना अपना क्लास को माइंड करना। अब सुरेश ने क्या किया कि अब उसने अनिल को पकड़ लिया। भाई अनिल, तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ मैं आज मिसेस राव के पास। हैं? फिर जो अनिल है वो बोलता है पर मैंने किया क्या है। पर जब अब उसने तो सोच लिया। अब जब आई मिसेस राव क्लासरूम में तो वो बोलता है कि मैम जब आप बाहर थी तो अनिल बहुत बातें कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था मैम, और मेरी सुन भी नहीं रहा था। तो फिर मिसेस राव जो थी वो तब मॉनिटर की बात मानी उन्होंने और बोला कि तुम आज स्कूल के बाद रुकोगे और 100 times लिखोगे दैट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। बट अनिल तो बेचारा बोलता रहेगा मैम मैंने कुछ नहीं किया मैम मैंने सच में कुछ नहीं किया मैम। अब हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है इसमें ऐसा ना हो, इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें, तो इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। और अगर किसी की डिग्निटी हर्ट होती है या फिर कोई डिस्क्रिमिनेट होता है या फिर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उनको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है यार? हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। अब तो आपने सोचा, अब देखो जो दलित राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 7th क्लास में, उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन झेली क्योंकि वो एक दलित थे। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब तो सबको राइट्स मिल गए थे और ये राइट था और ये रूल भी बन गया कि कोई भी जो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसी के रेस, कास्ट या जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, ठीक। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि एक जो डोमिनेंट कम्युनिटी है जिसके पास ज़्यादा पावर है वो दूसरी कम्युनिटी जिसके पास लेस पावर है उस पर अपना पावर ना दिखाए। वाह पावर मतलब वो ज़्यादा ऐसा भाव या फिर उसके साथ कुछ गलत ना करे। तो ये सिचुएशन, हमें एक सिचुएशन दी हुई है स्टोरी बोर्ड पे यहाँ पे, तो लेट्स रीड दैट, लेट्स स्टडी दैट। गेम्स का पीरियड बिगिन होने वाला है यार, सबको पसंद होता है गेम्स का पीरियड, है ना।
तो गर्ल्स बोल रही लेट्स प्ले बास्केटबॉल, आज बास्केटबॉल खेलते हैं यार, कितने दिनों से हम लोग एक ही गेम खेल रहे हैं, आज बास्केटबॉल खेल लेते हैं एक चेंज के लिए। तो बॉयज़ बोलते नहीं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो फिर जो टीचर है वो क्या करती है, ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, शो ऑफ हैंड्स, मतलब किसको खेलना है क्रिकेट, किसको खेलना है, तो जिसको खेलना होगा वो अपने हाथ ऐसे, यस मैम मुझे खेलना है, सारे बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स एक तरफ। अब बॉयज़ ज़्यादा हैं इसीलिए हर बार उन्हें क्रिकेट ही खेलना पड़ता है। तो एक गर्ल जो एक लड़की है वो दूसरी लड़की से बोल रही है कि मैम को अब हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, ये तो गलत बात है ना कि बॉयज़ ज़्यादा है तो उनकी हमेशा बात मानी जाए। तो फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ मैम को किसी और तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अब ये जो अनहेल्दी सिचुएशन है ये सोसाइटीज़ में भी आती है, जहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो कंटिन्यूसली एनफोर्स करता है, मतलब क्या करता है अपने से अलग, मतलब कंट्री से ही अलग कर देता है, मानता है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको समझते। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि वो लगता है कि यार ये तो कुछ है नहीं, ये आपकी पॉवर्टी के हिसाब से, कास्ट, रिलीजन, ये सब के हिसाब से भी होता है। तो इसीलिए हमें भी रूल्स दिए गए हैं, ये एक हमें भी राइट्स दिए गए हैं कि रूल है कि कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, चाहे जितनी भी बड़ी, मतलब अब देखो क्या इंडिया में किसका नंबर ज़्यादा है, हिंदूज़ का नंबर ज़्यादा है। अब अगर ये हो जाए कि सारे ये जो कंट्री है वो सिर्फ हिंदूज़ के हिसाब से चले तो नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। एंड इस वजह से और इस कारण क्या होता है कि जो मेजॉरिटी है वो क्या करती है, माइनॉरिटी को एक्सक्लूड कर देती है। लेकिन अब बहुत कम हो गया, ये पहले ज़्यादा होता था। तो अब तो ये रूल है कि कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता है, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है दोनों एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ओके, तो अब थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न दिया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। अब ये बहुत अजीब लगेगा सुनने में कि टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमसे बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब इसका मतलब क्या है, हम एक स्टोरी बोर्ड से पढ़ेंगे, मतलब स्टोरी से समझेंगे। शबनम क्या है, उसका एग्ज़ाम हो रखा है, कल उसका एग्ज़ाम है, तो वो सोचती है कि मेरे तो यार 2 चैप्टर्स बचे, मुझे रिवाइज़ करने हैं लास्ट के। बट अब उसका क्या टाइम है कि पर मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने वाला है, उसे वो देखने के लिए मरी जा रही है, लेकिन अगर उसने वो किया तो फिर उसको टाइम ही नहीं मिलेगा अपना रिविज़न फिनिश करने का। तो फिर उसकी मम्मी उससे पूछती है कि वो शबनम तुम बहुत ज़्यादा वरीड लग रही हो, क्या बात है। तो फिर शबनम बोलते कि मुझे भी ये शो देखना है, बट मुझे 2 चैप्टर्स अभी रिवाइज़ करने हैं, मैं क्या करूँ। एक आइडिया मेरे पास, अगर आप लोग भी आज रात टीवी ना देखो तो शायद मैं अच्छे से कर पाऊँ। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने टीवी बंद कर दिया एंड दे जस्ट अपने काम में लग गए। एंड उसने वो सारे चैप्टर्स रिवाइज़ किए। फिर वो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठी तो उसको लगा कि अच्छा हुआ जो मैंने कल नहीं देखा टीवी। देखो जो लास्ट के 2 चैप्टर थे जो मैंने रिवाइज़ किए थे उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आ गए। अब उसने अपने लिए दूसरों को भी, मतलब दूसरों का मन भी जो है वो मार दिया कि नहीं आप लोग मत देखो। इसीलिए ये जो डिसीजंस हैं वो हम लोग अकेले के लिए नहीं लेते। एक लार्ज प्रिंसिपल जिस चीज़ में बिलीव करे वही होता है, ठीक है। कि ये बहुत बार होता है कि बहुत सारे पीपल को ये लगता है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो उन्हें कुछ करना चाहिए ये सब सॉल्व करने के लिए, है ना। तो जो एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है कि सबकी बातों का ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मन कर रहा है आप वो कर लोगे। और पीएम भी ऐसा नहीं कर सकता, उसको सबकी परमिशन लेनी ही पड़ती है। तो इस वजह से हमें भी लगता है कि यार हम लोग फ्रीडम, हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, डेमोक्रेटिक है, हम भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो सामने रख सकते हैं।
तो इस ये जो अबव डिस्कशन था, इससे हमने समझ लिया, जो ये सारी डिस्कशन हमने अभी 3 चीज़ों की इसे समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़रूरी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। तो अब जब 20th सेंचुरी बिगिन हुई, सारे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गए इंडिया के, कि ताकि हम लोग जो ब्रिटिश के रूल्स हैं, मतलब ब्रिटिश जो रूल कर रहा था हम पे, उससे फ्रीडम पा सकें। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, डेडिकेटेड होके, डिवोटेड होके, तब जाके हमें फ्रीडम तो मिल गई। अब बात आई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तभी तो बोल पाएंगे ना कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये अकेले ने नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन एक अकेले इंसान ने नहीं बनाया, जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ भीमराव अंबेडकर ही नहीं किया, इसमें बहुत से लोगों ने किया, अराउंड 300 लोगों ने मिलकर किया। 1946 में वो मिले, एंड देन हर साल, मतलब उसके बाद जो 3 साल थे उसमें वो लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और अब ये उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा टास्क था, और मेन बात ये थी कि वो लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उन लोगों के ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल मतलब, और सारा कल्चर सब कुछ अलग था, कोई ईस्ट का तो कोई वेस्ट का, कोई नॉर्थ का कोई साउथ का। तो इस वजह से क्या था कि उन लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे कल्चरली और बहुत सारे तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ मिलके यूनिटी में काम किया, है ना। और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया। कब बना, कब एस्टैब्लिश हुआ, 26 जनवरी 1950। अब देखो नीचे हमें कुछ की फीचर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम लोग वो एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिया को कौन और स्ट्रॉन्ग बनाता है वो हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले फेडरलिज्म क्या है, मतलब ये कि एक, मतलब ये जो कंट्री है इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट ना हो, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ना हो, बहुत सारे हों। जैसे कि हमारे में 3 है ना, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसे क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि अब जब हमने इन्हें 3, अब जैसे कि आपने किसी एक को बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है, मतलब तुम्हें 10 बोरी जो ये सीमेंट की है ये उठा के रखनी है। अब यही 10 लोगों को काम दे दो, एक जल्दी करेगा फिर 10, और इजी भी हो जाएगा ना। इसीलिए 3 लेवल में डिवाइड किए हैं, एंड सबका अलग अलग काम है, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, ताकि कभी किसी ने कुछ गलत किया तो दूसरा उस पर एक्शन ले सके, इसलिए भी ये बनाया जाए, मतलब फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट है। और अब फेडरलिज्म इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि जो गवर्नमेंट्स हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी डिसीजन ले सकें। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट है, वो एक अपने, जैसे पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा था, वो अपने एक पंचायत के बारे में, मतलब गांव के बारे में ध्यान देगी। तो ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है, देन स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट पर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सब पर, पूरी कंट्री पे। तो ऐसे करके हर एक पर्टिकुलर एरिया जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। और बट एक चीज़ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया है तो सबको वो मानना पड़ता है। अब अगला आ गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हम चुनते हैं, हमने पढ़ा। अब ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोल दो कि ये या ये वोट नहीं कर सकता, इसका रिलीजन ये है, इसका कास्ट है, ये इसका पॉवर्टी, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो ये गारंटी करता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, मतलब हर एडल्ट को 18+ को वोट देने का अधिकार है, वोट देने का राइट है। और ये क्यों गारंटी हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की वजह से वो सबने सफ़र किया था, और इस वजह से ये रूल बन गया कि एवरी एडल्ट हैज़ 1 वोट, हर एडल्ट एक वोट दे सकता है। ऐसे नहीं कि किसी ने 2 दे दिया, किसी ने 3, किसी ने 4, कोई बहुत अमीर है तो उसने 4 दे दिए, कोई बहुत गरीब है तो उसने दिया ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स का सेपरेशन ज़रूरी है, सेपरेट कर देंगे पावर, तो इसके पास इतनी पावर है, इसके पास इतनी पावर है। जैसे हमारी कंट्री में देखो 3 ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर, विच आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी।
हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा। कौन लेजिस्लेचर है? लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो कोई मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था MLA, ठीक है, कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो भी एक लेजिस्लेचर था। वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर था, उसके पास पावर थी कि वो अपनी बात रख सके। देन जो लोग रूल बनाने वाले हैं वो लोग अपना रूल बनाएंगे। एंड अब वो रूल जो बना है वो रूल एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेंगे। अब एग्जीक्यूटिव हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि पुलिस को एंड मेनी मोर, ठीक है। अब जुडिशियरी, तीसरी जुडिशियरी है। जुडिशियरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर जितनी भी तीन थी ना, तीनों के पास अपना एक पावर होता है, जिस वजह से हमारी कंट्री अच्छे से वर्क करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बार बार, स्टेट स्टेट स्टेट। तो ये जो स्टेट है ये स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र नहीं करता है, ये करता है रिफ़र गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट क्या है कि हर किसी को अधिकार होता है, कुछ कुछ राइट्स दिए गए हैं हमें, जैसे कि कोई हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। एंड ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने कहा कि सबको सेम अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इस रिलीजन का है तो उसे उसका ये अधिकार है कि वो दूसरे पे अपना मतलब दूसरे पे पावर जता सके, ऐसा नहीं। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कोई मतलब ये कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो कुछ राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब इसका मतलब है कि सारे जो लोग हैं वो सभी इक्वल होते हैं। किसके लिए? लॉ के लिए इक्वल होते हैं। अब तो सबके लिए सब इक्वल होते हैं। अब राइट टू फ्रीडम ये है कि आपका कोई फ्रीडम नहीं छीन सकता। आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपना मतलब अपनी कुछ भी, मतलब आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, ये फ्रीडम है। अब ऐसा नहीं कि क्राइम कर दिया तो बोल देंगे राइट टू फ्रीडम है हमारा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ गया। अब मतलब कि अब जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ह्यूमन को जो लोग हैं उनको बर्बाद कर देना, मतलब उनके साथ कुछ बुरा करना, फोर्स्ड लेबर करना, मतलब ज़बरदस्ती उसको लेबर बना लिया। एंड एक बच्चा जो छोटा सा बच्चा होता है जैसे कि 8 साल का, 9 साल का, 16 मतलब 14 साल से अंदर के बच्चे काम नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब हम लोग कि कोई भी हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो हम लोगों के पास ये राइट है कि हम बोल सकें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हम लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। हमें ईद मनानी है, दिवाली मनानी है, या फिर हमें क्रिसमस मनाना है, या फिर लोहरी मनानी है, हम लोग कुछ भी मना सकते हैं, जो करना है हम कर सकते हैं अपने रिलीजन के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे पास कल्चरल राइट्स भी हैं कि हम लोग जो चाहें वो पहन सकें, हम लोग कोई भी रिलीजन के हों या फिर कोई भी लैंग्वेज बोल सकें। और वो उन लोगों को एजुकेशन का भी राइट है कि वो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग माइनॉरिटी कास्ट के हैं, माइनॉर कास्ट के हैं, उनको राइट टू एजुकेशन नहीं मिलेगा। अब आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब ये कि वो जो एक पर्सन है उसको कोर्ट जाने का अधिकार है, वो कोर्ट में जाके कुछ भी बोले। अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट है वो मतलब उसका वो वायोलेट हुआ है तो वो जाके कोर्ट में बोल सकता है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्युलरिज्म पे। व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? हमें एक चैप्टर भी है, सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, तो हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जैसे कि कहीं पे मेजॉरिटी हो गई इसकी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया एक रिलीजन के लिए, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो ये करेगा, लेकिन दूसरे रिलीजन के साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं करेगा।
तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, और जो स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट है उससे पूरा ही अलग कर दिया जाएगा रिलीजन को। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आप लोग मतलब आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े। जैसे कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादातर किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए सेक्युलरिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहीं पे हमारे चैप्टर का एंड होता है, एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।